सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग हमारी इंग्लिश क्लास 12 की फ्लेमिंगो की पोस्ट से लेसन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नेम है द लास्ट लेसन। और आज हम लोग इसके एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, हमारी बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एमसीक्यू एक्स्ट्रा लेके आया हूँ ताकि हमारी और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि इसी तरीके के एमसीक्यू जो कि हैं हमारे एग्जाम में भी आ जाते हैं। सो सबसे पहला वर्क आपको करना है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा का पूरा पैराग्राफ रीड करना है। एंड कैसे आप लोग रीड करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे एंड देन इसको सबसे पहले रीड करेंगे। सो आई होप आपने पॉज करके इसको रीड कर लिया हो, बिकॉज बिना रीड करे सबसे पहले हमें रीड करना चाहिए, उसके बाद ही हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। सो एज पर माय असम्पशन आप लोगों ने इसको रीड कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। Question number 1 says, why does the narrator refer to M. Hamill as a poor man? जो हमारा नरेटर है उसने क्यों बोला, इसने क्यों ऐसा दिखाया कि एम हेमल जो है वो एक बेचारा व्यक्ति है। पुअर मैन डजंट मीन कि वो गरीब है, पुअर मैन मीन्स एक बेचारा वाला जो मीनिंग होता है वो। तो सबसे पहला क्योंकि उससे एम्पैथी थी कि एम हेमल जो है वो उनको गाँव जो है छोड़ना पड़ेगा। उन्हें बिलीव था कि एम हेमल जो थे वो फाइंड्स एनी क्लोथ्स क्लियरली एफर्ट दैट ही वाज नॉट रिच, कि वो रिच नहीं थे। He feels sorry for M. Hamill as it was his last French lesson. He thinks that M. Hamill's patriotism and sense of duty resulted in his poverty. So as per you, जो भी आपको आंसर लगता है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाना है और वही आंसर आप लोगों को टाइप कर देना है वहां पे जाकर। सो इसका करेक्ट आंसर हम सबको पता चल रहा है कि पोवर्टी वो नहीं थी, इसमें रिच पुअर का कोई भी एंगल नहीं है और ना ही वो गाँव छोड़ के जा रहे थे। बात ये थी कि उन्हें उससे सॉरी फील हो रहा था कि एम हेमल को ये लास्ट जो उनका फ्रेंच लेसन था वो लास्ट फ्रेंच लेसन था, इसलिए ऑप्शन सी जो कि इसका आंसर हो जाएगा। मैं टिक नहीं कर रहा हूँ, मैं वोकली आपको बता रहा हूँ दैट सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट, which of the following idioms might describe the villager's act of attending the last lesson most accurately? ऐसा कौन सा इडियम है जो कि डिस्क्राइब करता है कि जो विलेजर्स का एक्ट था अटेंडिंग, जो कि लास्ट लेसन में वो आए थे, पीछे बैठे हुए थे, वो इसमें से कौन सी चीज सबसे बता रहा है, कौन सा इडियम इसमें से वो वाली बात सबसे अच्छे से बता रहा है। टू गुड टू मिस, टू लिटिल टू लेट, टू कूल फॉर स्कूल, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड। बताइए जल्दी से अपना आंसर। सो ऑफ कोर्स इसका आंसर था टू लिटिल टू लेट। क्या बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, वो लोग उसको पढ़ नहीं पाए थे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को, एंड एट लास्ट वो लैंग्वेज उनसे छीन ली जा रही थी। देन which of the following might raise a question that M. Hamill's faithful service? क्या इसमें से रेस करेगा क्वेश्चन की जो एम हेमल थी उनकी फेथफुल सर्विस थी। When Franz came late, M. Hamill told him that he was about to begin class without him. Franz mentioned how cranky M. Hamill was and his great ruler rapping on the table. M. Hamill often sent students to water his flowers and gave a holiday when he wanted to go for fishing. M. Hamill permitted villagers put their children to work on a farm or at the mills for some extra money. तो हम सबको पता है कि उनकी फेथफुल सर्विस पे क्या कौन सी चीज है जो कि प्रश्न चिन्ह लगा सकती है, मतलब उस पर डाउट कर सकती है। तो ऑप्शन सी जो कि हमें चैप्टर में बताया गया था कि एम हेमल खुद ही, एम हेमल की जो गलती थी वो क्या थी कि वो खुद बच्चों को फूलों में पानी डालने के लिए भेज देते थे, उनको छुट्टी दे देते थे जब उनको फिशिंग पे जाना होता था। तो यही उनकी गलती थी और यही उनके फेथफुल सर्विस पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देती है। Then the last option question is, the villagers had their children sat in the class forging with their old master a dash togetherness. In that moment the classroom stood dash, it was France itself, the last French lesson, and desperate hope to dash to the remnants of what they had known and taken for granted their own. So इसका आंसर आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके सोचिए, एंड आपने सोच लिया है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, that their old master are forgotten togetherness. In that moment classroom stood transformed, the last French lesson desperate hope to hold on and taken their own identity. आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे। अब हम करते हैं बी वाला। मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ सेम टाइप के, ताकि हमें ज्यादा अच्छे से नॉलेज हो जाए और हम अच्छे से सीख सकें। अगेन आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा पैराग्राफ रीड करिएगा सबसे पहले, उसके बाद ही अटेम्प्ट करिएगा। Question 1 is, which of the following can be attributed to M. Hamill declaration about French language? Subject expertise, nostalgic pride, factual accuracy or patriotic magnification? इसका आंसर है डी, patriotic magnification। क्यों? क्योंकि आज उनके कोई सब्जेक्ट या फिर किसी और चीज पे बात नहीं थी, आज से उनकी पेट्रियोटिज्म पे बात, जिसको कि मैग्नीफाई करा गया है कि किस तरीके से सारे लोग इकट्ठा हुए थे अपनी पेट्रियोटिज्म को दिखाने के लिए कि उनकी जो लैंग्वेज, उनकी जो मदर टंग है वो उनसे छीन ली जा रही है। इसलिए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चूज द ऑप्शन दैट माइट बेस्ट डिस्क्राइब एम हेमिल्स व्यू पॉइंट। तो हमें 1 2 3 4 में से बताना है कि कौन सा सही है। Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own, John Wolfgang von Goethe। तो ये हमें 4 अलग अलग लोगों ने जो स्टेटमेंट दी है वो यहाँ पे हमें लिख के दी हुई है। हमें बताना है कि कौन सा व्यू जो है वो एम हेमिल के व्यू पॉइंट से मैच होता है।
Language is a roadmap of a culture. It tells you where its people come from and where are they going. A poor man is like a foreigner of his own country. The greatest propaganda in the world is a mother tongue. That is what we learn as children and which we learn unconsciously that shapes our perception for the life. अब देखिए, हमें पढ़ने में तो सारी ही बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, सारी ही हमारी लैंग्वेज कहीं ना कहीं रिलेटेड है, लेकिन हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा जो क्लोज पॉइंट ऑफ व्यू था वो किससे मैच हो रहा है एम का। सो हमें इसमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन था, क्लियरली बहुत अच्छे से नहीं देखने को मिल रहा है, आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सोच पा रहे हैं तो हमें आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, जो कि रीटा मी ब्राउन ने दिया है, इन्होंने जो बात बोली है, दैट लैंग्वेज इज अ रोड मैप ऑफ अ कल्चर, इट टेल्स यू वेयर इट्स पीपल कम फ्रॉम एंड वेयर दे आर गोइंग, ये वाली बात सबसे एक्यूरेट बैठ रही है एज पर द व्यू पॉइंट ऑफ एम हैमर। इस वजह से हमारा ऑप्शन हो जाता है बी ऑप्शन। फोर्थ भी कई बच्चों को लग रहा होगा, बट वो हमारे एम हैमर के व्यू पॉइंट से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। देन द थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन क्या है? I was amazed to see how well I understood it. Select the option that does not explain why friends found the grammar lesson easy. हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि नहीं मैच कर रहा है। नॉट वर्ड को बहुत ध्यान से देखना है। ये जो फ्रांस को था, वो जो एक्सप्लेनेशन था उस ग्रामर लेसन का, वो उसे इजी लग रहा था। So France was paying careful attention in the class this time. Hamel being extremely patient and calm in his teaching. France was inspired and had found a new meaning and a purpose to learning. France has realized that French was the clearest and the most logical language. तो जो डी ऑप्शन है, हमें साफ पता है कि यही वाला ऑप्शन गलत है। ये फ्रांस को नहीं, ये एम हेमल को समझ में आया था, उन्होंने ये वाली बात बोली थी। तो इस वजह से ये वाली बात नहीं है, ये एक्सप्लेन नहीं कर रही है कि फ्रांस को फ्रेंच या ग्रामर का जो लेसन था वो उसको इजी क्यों लगा। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। फ्रांस वाज एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रामर लेसन इजीली बिकॉज ही वाज रिसेप्टिव, एप्रिशिएटिव, इंट्रोस्पेक्टिव और कॉम्पिटिटिव। सो रिसेप्टिव, वो रिसीव कर पा रहा था, वो रिसेप्टिव था, इस वजह से उसको इजीली समझ में आ पा रही थी ग्रामर का लेसन। सो आई होप ये दोनों के दोनों आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड बाय।